हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम हाफ पार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो रखी है आपकी, जिसमें हमने हाफ चैप्टर कवर कर लिया था, जिसमें हमने चोलाज के बारे में हमने यहाँ पे सुंघाज के बारे में और सातवाहन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम चोला, चेरास एंड पांड्यास है जो साउथ वाले हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सब हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी आप वहाँ पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द कमिंग ऑफ द चेडीज, इसको चेडीज भी बोला जाता है, चेडीज भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे हमने बात की थी, जो चेडीज हैं वो कौन थे? जो कलिंगा के एम्परर थे। जैसे अशोका ने कलिंगा में एक वार हुई थी, जो फाइट हुई थी, वॉर हुई थी, उसी के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। तो वहाँ पे जो किंग थे वो कौन थे? वो जो डायनेस्टी थी वो चेदीज डायनेस्टी थी। और वहाँ के जो किंग, जो सबसे चेदीज डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल किंग हुए हैं उनका नाम है खारवेल, किंग खारवेल। वो जैन डिवोटी थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, Kalinga war mentioned in the previous chapter declined the Maurya Empire. After the decline of the Maurya Empire, Kalinga rose a prominent power under the king of Chedi dynasty. Like जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया था, यानी मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो साथ में जो कलिंगा था, जो हमारा कलिंगा वाला एरिया था, वहाँ पर जो चेदीज डायनेस्टी थी वो प्रोमिनेंट हो गई। मतलब वो हार गई थी बैटल में तो, लेकिन जैसे ही वो मौर्यस डिक्लाइन हुए तो इसमें भी थोड़ी जान आ गई कि हाँ ठीक है, वो भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनना शुरू हो गए। उनका राजा था जो खारवेल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका आप हिस्ट्री में बार बार नाम सुनोगे। किंग खारवेल ये यहाँ का मेन रूलर था और ये जैनिज्म को फॉलो करता था। इनको भिक्षु राजा भी बोला जाता था, या फिर भिक्षुक राजा यानी मॉन्क किंग भी बोला जाता था। ऑल्दो ये सभी स्कूल्स ऑफ थॉट को रिस्पेक्ट करता, मतलब ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, बट ये ज़्यादातर किसको फॉलो करता था? जैनिज्म को फॉलो करता था। भुवनेश्वर के पास ही जो उदयगिरी और खांदेगिरी केव्स हैं वो इन्होंने बनवाई हैं। ये है उदयगिरी और खांदागिरी केव्स, लाइकली डेवलप्ड बाय फॉर जैन मॉन्क्स। ये देखा जाता है कि वो जैन मॉन्क्स के लिए बनवाई गई हैं वो केव्स। उदयगिरी एंड खांडेगिरी केव्स डेवलप्ड फॉर जैन मॉन्क्स फीचर इंट्रिकेट पैनल्स एंड स्टैचूज एंड स्पेसियस रूम कार्व्ड इनटू द रॉक। यानी काफ़ी बड़े बड़े पैनल्स बने हैं, स्टैचूज बने हैं और बहुत बड़े बड़े स्पेसियस रूम्स बने हैं। यहाँ पे इतने बड़े स्पेसियस रूम थे, ये माना जाता है कि यहाँ पे एलिफेंट भी रखे जा सकते थे, यानी काफ़ी बड़े हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख और इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। The design and craftsmanship of these caves make them notable example of rock cut architecture। यानी rock को कट करके ही सारी डिजाइन तैयार की गई है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब क्लासी हैं और फेमस भी हैं। जैसे ये अगर हम बात करते हैं उदयगिरी केव्स के बारे में, ये जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी उदयगिरी केव्स की है। जैसे एक ही माउंटेन की रॉक को काट के इन्होंने डिफरेंट उसमें लाइक ये विंडोज एंड ये जो सब बनाया गया है, डिजाइनिंग की गई है, रॉक को कट करके की गई है। जिसमें ये जो सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है, इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो अभिलेख है, ये जो राइटिंग इंस्क्रिप्शन हमें दिख रही है, इनको बोला जाता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और ये एक यहाँ पे पिक्चर भी मिलती है जो कि रामायण से ली गई है। जैसे देखो, ये जैसे श्री राम जी ये हिरन का वो करते हंटिंग करते हुए, ये श्री राम जी की ये ऐसे पिक्चर दिखाई गई है जो कि रामायण से डिपिक्ट की गई है। अब ये बात करते हैं कि जो हाथी गुम्फा
इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द केव प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट विच रिकॉर्ड किंग खारवेल अकम्पलिशमेंट ईयर आफ्टर ईयर। यानी उसमें किंग खारवेल के बारे में लिखा गया है कि हर साल वो कैसे कैसे उन्होंने प्रोग्रेस की, उनकी विक्ट्री, मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में लिखा गया है, यानी उनकी आर्मी के बारे में लिखा गया है। बेनिवोलेंट वर्क्स, उनके जो काइंडनेस वाले इंसान अपने पीपल की वेलफेयर के लिए जो उन्होंने काम किए थे, विजिलेंट वर्क होते हैं, बेनिवोलेंट वर्क होते हैं, काइंडनेस वाले वर्क। Kharvel also proudly declared that he created a council of ascetic and sages from 100 region। यानी उन्होंने अपने ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस पर ये भी लिखवाया है कि उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी एसेटिक एंड सेज, मतलब साधु संतों की, फ्रॉम 100 रीजन, यानी 100 से भी अलग अलग जगह से आए थे। एंड इज अकम्प्लिश्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्च्यूज, रिस्पेक्टर्स ऑफ एवरी सेक्ट एंड रिपेयर ऑफ एवरी टेम्पल। उन्होंने सभी मंदिरों का रिपेयर करवाया था, और जो ये आए थे एंड एस्थेटिक्स, इनको काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया था। Once again a ruler take pride in extending his protection to all schools of thought। यानी इन्होंने अपना जो प्रेज, अपने आप रूलर का प्राइड फील किया था कि ऐसे किंग के नाते ऐसे प्राइड फील किया था कि उन्होंने सभी रिलीजन्स को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, उनको आगे बढ़ावा दिया है। और यही हमारे इंडियन इथोस में देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, अब देखो ये रॉक कट चैम्बर्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं जो कि 2 मिलीनियम एगो, मतलब 2000 साल पहले बने हुए हैं। और तो ये देख के भी हैरानी होती है कि उस टाइम पे जो आर्टिशियंस थे कैसे एक चीजल और हैमर की हेल्प से इतनी ज़्यादा उन्होंने क्राफ्टिंग की होगी। ठीक है, तो इसके बारे में यानी ये है कि सोचने पे मजबूर कर देता है कि उस टाइम के पीपल कितने एक्यूरेसी के साथ, पेशेंस के साथ काम किया होगा उस टाइम। अब हम बात करते हैं किंगडम इन साउथ। जैसे कि हमने बात की थी, हमने बात किया था कि जो मगधा का जब हमने मैप देखा था, मगधा में भी, उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो किंग अशोका थे, मौर्यंस थे, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना किंगडम, अपना एम्पायर बना दिया था। बट जो साउथ की तरफ उनका प्रोग्रेस बहुत कम था, साउथ में 3 अलग और राजा थे और डायनेस्टी थी जिनको वो कभी हरा नहीं पाए थे। लाइक उनके बारे में ये आया था कि यहाँ पे किंग अशोका भी नहीं इनको अपने उसमें एम्पायर में मिला पाए थे, वो थे चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो साउथ में हमें ये 3 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं, और ये तीनों ही डायनेस्टीज काफ़ी लंबे टाइम तक रही है। लाइक जो 3 BCE, 2 BCE, 3 BCE से स्टार्ट होके इवन ये 3rd BCE तक रही है, यानी 500 से 600 साल तक इन्होंने यहाँ पे राज किया है। विच ऑफन कम्प्लीट विद ईच अदर फॉर द कंट्रोल ऑफ द साउथ। हाँ, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारा इस फर्स्ट पैराग्राफ में यही सब मेंशन किया गया है। अगर हम आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो कुछ जो थिंक अबाउट इट में दिया है, ये जो चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये तीनों ही साउथ की डायनेस्टीज हैं। इन तीनों के यहाँ पे फ्लैग दिखाए गए हैं, चोलास में, चेरास में एंड पांड्यास का। जैसे चोलास से हम स्टार्ट करते हैं। चोलास का अभी इसमें थिंक अबाउट इट में यही दिया गया है कि आप देखो कैसे डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं, और ये किन आइडेंटिटीज को, किंगडम की किस आइडेंटिटी को शो करते हैं। जो अभी फर्स्ट में चोलास में आपको किसकी पिक्चर दिख रही है, एक टाइगर की पिक्चर दिख रही है। तो टाइगर की पिक्चर आपको क्या लगता है क्या दिखाती है, यहाँ की करेज एंड स्ट्रेंथ। लाइक जब हम मानते हैं ना, जो टाइगर को किस फॉर्म में देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड करेज की फॉर्म में देखते हैं। तो जो चोलास हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करेज एंड स्ट्रेंथ की फॉर्म में। अब जो सेकंड है चेरास, वहाँ पे क्या है, एक बो एंड एरो दिया गया है। वो क्या दिखाता है, यहाँ की मिलिट्री को, यानी यहाँ के जो वेपन्स हैं दोनों, ऐसे तीर, इनसे वार वगैरह में काम करते थे। तो वो यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, किसके थ्रू, अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू दिखाते हैं। अब पांड्याज है, उसमें 2 ट्विन फिश दिखाई गई हैं।
इसके दो रीजन हो सकते हैं। ओल्ड जो ओल्ड स्टोरीज हैं उसमें ये है कि जो पांड्याज हैं इनकी जो लड़की थी, पांड्याज की एक ऐसे मीनाक्षी गोडेस, मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है उनको, और उनकी जो आईज थी वो ऐसे फिश की शेप में थी, तो इसलिए उनकी उसमें भी दिखाया जाता है। दूसरा हो सकता है ये सी जैसे ओशन कोस्टल एरियाज का ट्रेड इकोनॉमी पर्पज से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। और अदरवाइज इनके बारे में ये भी बताया गया है कि इनकी जो मीनाक्षी, जो पांड्याज की एक डॉटर थी मीनाक्षी, वो मीनाक्षी गोडेस माना जाता था, यानी वो देवी का अवतार माना जाता था उनको। उनकी जो आईज थी वो फिश की शेप में थी। तो अलग अलग फ्लैग इनकी अलग अलग आइडेंटिटी को शो करते हैं। अब जब हम साउथ के जो पार्ट में बात कर रहे हैं, साउथ की डायनेस्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो उस टाइम पे जैसे ये सॉरी 1 BCE से जब आगे का टाइम पीरियड है तो इसको संगम एज बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे संगम लिटरेचर को लिखा गया था। संगम क्या था? संगम एज बेसिकली संगम क्या होता है? संघ, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं संघ। संघ इसका मतलब होता है एसोसिएशन और कमिंग टुगेदर। ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ था, अलग अलग डायनेस्टीज से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोइट्स इकट्ठा आए थे। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, फिर उनको कंपाइल किया गया था, और इसलिए इसको बोला जाता है संगम लिटरेचर, जो कि एक एंथोलॉजीज ऑफ पोएम है, जो कि एंथोलॉजीज ऑफ पोएम है, मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, अगर आप बात करते हो संगम लिटरेचर की, जो कि ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया, कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शन और एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स। एंथोलॉजीज का मतलब भी होता है कलेक्शन और ग्रुप। ठीक है, जब संगम लिटरेचर में बहुत सारी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है, और वो एंड इज मच consulted by historians who investigate the society and culture of the times. जो संगम लिटरेचर है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सोसाइटी, इमोशंस, लव और सोसाइटल वैल्यूज लाइक हीरोइज्म, जेनरसिटी, यानी अलग अलग थीम पे बहुत सारी पोएम्स को लिखा गया है, और उन्हीं को कंपाइल करके संगम लिटरेचर बोला जाता है, जो कि एक एसोसिएशन थी जिसमें बहुत अलग अलग एरियाज से पोइट आए थे, और उन्होंने इकट्ठे बैठ के बहुत सारी पोएम्स को लिखा था। अब हम यहाँ की डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम चोलास के बारे में बात करते हैं। जो चोलास का हमने अभी वो तो देख ही लिया था मैप, तो सॉरी हमने मैप में उनकी पोजीशन भी देख ली थी, जो हमारे साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे ये थे। और इन्होंने जो किंगडम, इनका किंगडम रहा था वो कहाँ से कहाँ तक रहा था? 3rd BCE टू 13th century CE। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 1600 ईयर्स तक वहाँ पर ये चोलास रहे थे, और इंडिपेंडेंटली ये रहे थे, काफी स्ट्रोंग थे। द चोला किंग करिकाल is said to have defeated a combined force of चेरास एंड पांड्यास। इनका एक राजा था जिसका नाम था कारिकाला, ठीक है, जिनका नाम था कारिकाल, और उन्होंने चेरास और पांड्यास को भी डिफीट कर दिया था और अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था, यानी काफी पावरफुल राजा था। हाँ, और एक जैसे चोलास के डिक्लाइन की एक स्टोरी है ये, जिसको सिलापदिकारम के नाम से जाना जाता है, द टेल ऑफ एंकलेट, यानी पायलों की कहानी। और उसके बारे में मैं आपको भी थोड़ा सा सुना देती हूँ, स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, अब इस स्टोरी, ये डिक्लाइन की स्टोरी, उससे पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे जो ये करिकाल राजा थे, अंडरटुक मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल। इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे। इवन उन्होंने कल्याणी और ग्रैंड एनिकेट भी वहाँ पे बनाए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये कल्लनई बांध, यानी कल्लनई और ग्रैंड एनिकेट के नाम से जो माना जाता है, यानी इन्होंने बांध बनाए थे जो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे पहले बनाए गए हैं, जिनको हम
जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कल्लनई डैम बोलते हैं। इसको ग्रैंड एनिकेट भी बोलते हैं। यानी ग्रैंड एनिकेट का मतलब होता है पानी को, किसी चीज को होल्ड करके रोक के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। इन्होंने क्या किया था, अ कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जेंस सिस्टम लोकेटेड एट जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन स्ट्रिप द रंगम आइलैंड। ये श्रीरंगम आइलैंड के नीचे की तरफ एक एरिया में इन्होंने ये डैम बनवाए थे, उनको कल्लनई और ग्रैंड एनिकेट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, कावेरी रिवर है उसके पानी को कट करके जो सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ कावेरी डेल्टा है वहाँ पे भेजा था, ताकि वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हो सके। इसी वजह से वहाँ उस एरिया को राइस बाउल ऑफ द साउथ भी बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे राइस का एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। Restored several times in the course of time, it is still in use and helps millions of people in Tamil Nadu by providing water for irrigation and thus supporting agriculture in the रीजन। यानी ये अभी तक भी वहाँ पे है, तमिलनाडु वाले रीजन पे, और बहुत सारे पीपल इससे अभी भी बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट लोगों को अभी तक भी इससे बेनिफिट हो रहा है। अभी अगर हम देख सकते हैं, ये कल्लनई डैम की हमें एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सिल्लापदिकारम द टेल ऑफ एंकलेट, इसको पायलों की कथा या फिर नुपुर की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये काफ़ी फेमस एपिक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कोवलन और कन्नगी नाम के दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं। ठीक है, वो एक व्यापारी का लड़का था, जो कोवलन था एक व्यापारी का लड़का था, और उसकी शादी कनग्गी नाम की एक लड़की से, जो कि एक व्यापारी की ही लड़की थी, बिजनेसमैन की ही लड़की थी, उससे उसकी शादी हो गई थी। दोनों बहुत अच्छे से प्यार प्रेम से रह रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, कोवलन को एक ऐसे डांसर थी एक, उसका जिसका नाम माधवी था, उसका डांस देखने एक बार वो चला गया था कोवलन, और वो उस पर फिदा हो गया था। उसने उसको बहुत सारे ऐसे काफ़ी पैसा देके और उसके साथ शादी कर ली। उसके साथ रहने लग गया माधवी के साथ, और उसने उसके साथ शादी कर ली। फिर उनका एक लड़का भी हुआ। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कोवलन का सारा पैसा खत्म हो गया, और उसने सारा पैसा अपना उस पे लाइक माधवी पे खर्च कर दिया। जैसे भी वो बिल्कुल गरीब हो गया। तो उसकी वाइफ ने पहले उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना था। पहले तो 2-3 साल तक वो उन्हीं के साथ रहा, माधवी के साथ ही रहा। फिर वो जैसे ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसको रियलाइज हुआ अपनी गलती का, तो वो दोबारा से कन्नगी के पास आ गया, और कन्नगी ने भी उसको माफ कर दिया। अब वो दोनों ही, उनके पास पैसा तो काफी सारा खत्म हो गया था, तो वो दोनों अपने एरिया को छोड़ के वहां से निकल जाते हैं, और वो मदुरई में आ जाते हैं। तो मदुरई में आते वो यही सोच के कि अपनी लाइफ को नया स्टार्ट देंगे, नए तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो वो क्या होता है, वो क्या करती है, कन्नगी उसको अपने एक पायल दे देती है कि तुम इसको सेल कर दो। वो काफ़ी ऐसे रॉयल थी, उसमें बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए थे। वो उसको देती है कि तुम इसको सेल कर दो, और इससे जो पैसा मिलेगा, इससे जो मतलब गोल्ड कॉइन्स होते थे पहले, तो जो कॉइन्स मिलेंगे उनसे तुम अपना दोबारा से नया व्यापार शुरू कर लेना। तो वो कोवलन उसको लेके जाता है सेल करने के लिए। तो जो उस टाइम पे जो राजा थे, चोलाज के राजा थे, वो उनकी वाइफ की एक एंकलेट गुम हो गई थी। ठीक है, चोरी हो गई थी। तो जो व्यापारी थे, तो उन्होंने उसको देखा और उनसे ऐसे मोल भाव किया। तो उन्होंने देखा, अच्छा ये तो वही पायल है, वो बिल्कुल रानी की पायल से मिलती जुलती थी। और वो राजा के पास उसको पकड़ के ले गए कि राजा, इसने आपकी रानी की पायल चुराई है। राजा ने उसको बिल्कुल सुनने का कोई मौका नहीं दिया, और उसकी कोई बात नहीं सुनी, और उसका सीधा उसको मरवा दिया। ठीक है, उसको पनिशमेंट दे दी, उसको सीधा ही मरवा दिया। जैसे ही कन्नगी को ये बात पता चली, तो वो बहुत गुस्से में राजा के दरबार में आती है, और राजा को बरला बुरा कहने लगती है कि आप ऐसे राजा हो जो न्याय नहीं देते पब्लिक को, ऐसे ही आपने एक निर्दोष को मरवा दिया। तो राजा कहते हैं, भाई आप शांत हो जाइए, ऐसे नहीं है, ये तो शासन के नियम है कि मेरे राज्य में कोई भी अगर चोरी करता है तो उसको ऐसे डेथ की पेनल्टी दी जाती है। तो वो कहती है कि वो तो निर्दोष था। तो फिर राजा उसको बोलते हैं कि आप प्रूफ करो कि वो निर्दोष था।
तो वो क्या करती है, अपनी सेकंड एंकलेट उसको दिखाती है। तो राजा उस सेकंड एंकलेट को, दूसरी एंकलेट को लेके जाते रानी के पास, जो एंकलेट थी रानी की एक, उससे मैच करते हैं तो उसमें डिफरेंस मिलता है। और जो कोवलन के पास एंकलेट मिली थी वो कन्नगी वाली थी। तो ये राजा ये देखते हैं कि अच्छा, मैंने किसी निर्दोष को मरवा दिया, और इसी शौक में जो राजा है वो खुद भी अपना सुसाइड कर लेते हैं और वो मर जाते हैं मतलब। और वो जो कन्नगी है वो इतना ज्यादा गुस्सा में होती है, मतलब आग बबूला हो रखी होती है, कि वो श्राप दे देती है कि अगर मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो ये राज्य सारा भस्म हो जाए। और ये कहते हैं कि वो पूरा जो चोलास का वंश था, पूरा जो किंगडम था वो सारा जलकर राख हो गया। इवन ये माना जाता है कि वो फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो क्या फिर उसने पूरे नगर को भस्म कर दिया था। ऐसे छोटे बच्चों को, स्त्रियों को और पंडितों को छोड़ के सारे नगर को भस्म कर दिया था। तब फिर लास्ट में क्या हुआ था, देवी मीनाक्षी जो कि साउथ में काफी ऐसे गोडेस के रूप में मानी जाती है, वो उनसे प्रकट होती है अग्नि से, और वो उनको शांत करती है। फिर वो शांत हो जाती हैं। बाद में कन्नगी कन्नगी को भी पूजा जाने लगा और उनको भी देवी मीनाक्षी का ही दूसरा रूप माना जाने लगा। तो ये शिलापदिकम एक काफी बड़ी स्टोरी है, यहाँ तो बस छोटा सा इसका एक दे रखा है। काफी बड़ी स्टोरी, आप इसको पढ़ोगे तो ये सब सारा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या प्रिंसिपल है, अब आपने देखा होगा कि ये स्टोरी तो चलो ठीक है, इस स्टोरी की टीचिंग क्या है, यानी क्या बताना चाह रहे हैं, इसके प्रिंसिपल क्या है। इट इज द सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, जस्टिस के, कि जो राजा होते हैं, रूलर होते हैं, वो कैसे धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे एक राजा को जस्टिस के लिए कितना कुछ करते हैं। इट ऑल्सो टेक्स अप थ्रू सिटीज रिच इन ट्रेडेड गुड्स थ्रू 3 किंगडम्स, और ये ट्रेड के बारे में भी बताते हैं कि उस टाइम पे कैसे ट्रेड किया जाता था अलग अलग किंगडम्स के बीच में। आल्सो थ्रू सेवरल स्कूल ऑफ थॉट्स। आगे अगर हम इस चैप्टर में बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर एक स्टैचू दिखाया गया है किंग का, जो उसके पोस्चर, क्लोथिंग, एक्सप्रेशन से आप क्या डिपिक्ट करते हैं, यानी उसकी पावर को और उसके फेम को ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट किंगडम की, अगर हम साउथ में नेक्स्ट किंगडम की हम बात करते हैं तो वो है चेराज। चेराज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया। यहाँ पे जो किंग थे उनको केरला पुत्र भी बोला जाता था, यानी सन ऑफ केरला। द चेराज रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, और ये कहाँ पे रूल करते थे, तमिलनाडु और केरला में। एंड विद द कैपिटल ऑफ वणजी, और इनकी जो कैपिटल थी वो वणजी है, जिसको प्रेजेंट डे में करूर, जो कि तमिलनाडु में एक पार्ट है, उसको करूर नाम है, करूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वही उसको पहले वणजी के नाम से जाना जाता था। वही चेराज की कैपिटल होती थी। They played an essential role in shaping the region's culture and economic history, यानी इन्होंने कल्चर और इकोनॉमी पे काफ़ी काम किया है। encouraging the growth of Tamil literature and patronizing संगम poets, यानी जो संगम पोइट्स थे उनको ये उनके फॉन्ड थे, ठीक है, और इन्होंने तमिल लिटरेचर को भी बढ़ावा दिया है। The Cheras were known for their extensive trade कनेक्शंस विद द रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया, यानी ऐसे डिफरेंट एविडेंसेस से हमें देखने को मिला है कि ये रोमन एम्पायर और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और जो ट्रेड की आइटम्स होती थी, जिन चीज़ों का ट्रेड करते थे, वो क्या होती थी, ज़्यादातर स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी एंड पर्ल्स। अब देखो, ये हमें सोचकर हैरानी होगी कि कैसे हिस्टोरियंस ने ये भी अनकवर किया, ये भी पता लगा लिया कि उस टाइम पे जो ट्रेड रिलेशंस दूसरे किंगडम्स के साथ कैसे थे, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ हमें जानकारी दी है। द चेराज किंग इशूड अ नंबर ऑफ कॉइन्स अंडर देयर रीजन। डू यू नोटिस द रॉयल एम्बलम ऑफ चेराज ऑन वन सच कॉइन गिवन बिलो। देखो यहाँ पे जो ये है, काफ़ी ज़्यादा तो ये एम्बलम दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जैसे जो चेहराज हैं उन्होंने अपने कॉइन्स भी बना रखे थे। इश्यूज
जैसे अलग अलग किंगडम अपने अलग अलग कॉइन्स इश्यूज करते थे, तो यहाँ पे भी चेरास के जो कॉइन्स थे उनको दिखाया गया है। अब बात करते हैं पांड्यास के बारे में। जो पांड्यास थे, इनको ये क्या थे, ये भी तमिलनाडु के पार्ट और तमिलनाडु और उसके आसपास के पार्ट में थे। और इनकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, मदुरई। और बहुत सालों तक यही रही, इन्होंने भी काफी साल तक यहाँ पे राज किया है। BCE यानी हमारे बिफोर कॉमन इरा से ये एग्जिस्टेंस में थे। सक्सेसिव किंग एक्सपेंडेड द पांड्यन किंगडम। इन हिज वर्क इंडिका मेगास्थनीज मेंशन द किंगडम एज अ प्रोस्पेरस वन। यानी ये कह रहे हैं कि इन्होंने कई BCE पहले से किंगडम को एग्जिस्टेंस में लाया था, और इसके जो सक्सेसिव किंग्स हुए उन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमें जो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, उससे इसके बारे में पता चलता है। उन्होंने बताया कि काफ़ी प्रोस्पेरस किंगडम रहा है, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और ये ट्रेड और में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। ये किसके साथ, ग्रीक और रोमन्स के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। और ये इंटरनल ट्रेड, मतलब ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो ट्रेड करते ही थे। जैसे खारेवाल किंग है, उनके बारे में लिखा गया है कि वो पांड्यान से क्या करते थे, पांड्यन किंगडम से उन्होंने बहुत सारे पर्ल्स खरीदे थे, बहुत सारे पर्ल्स मंगवाए थे। ठीक है। और इसके अलावा यानी इंटरनल ट्रेड के अलावा ये एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, मतलब बाकी अदर किंगडम्स, अदर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते थे। जैसे ग्रीक्स और रोमन्स के एविडेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पांड्याज वर ऑल्सो इन इम्पोर्टेंट नेवल पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी इनके पास जो नेवल पावर, नेवी जो आर्मी है, जो नेवी के थ्रू लाइक जो वाटर में काम करती थी, वो भी काफ़ी यहाँ पर सशक्त थी, लाइक वेल इक्विप्ड थी। द लेटर पांड्याज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली टू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन। यानी आर्ट और आर्किटेक्चर में तो हमें मोस्टली सभी किंग का देखने को मिलेगा। दे मोस्ट ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, द पांड्याज वर नोन फॉर देयर पर्ल्स। इनको उनके पर्ल्स के लिए जाना जाता था। यहाँ पे मोतियों का काफ़ी बिजनेस देखने को मिला है, ट्रेड देखने को मिला है, तो पांड्याज को पर्ल्स के लिए जाना जाता था। एंड पांड्याज लेफ्ट मेनी इंस्क्रिप्शंस इन विच देयर किंग असर्टेड देयर ग्रेट कंसर्न फॉर द सब्जेक्ट वेलफेयर एंड देयर एनकरेजमेंट टू ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट एंड बिलीफ। अब यही बताते हैं कि पांड्याज के भी जितने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें उन्होंने लोगों की भलाई के बारे में लिखा है ग्रेट कंसर्न फॉर देयर सब्जेक्ट वेलफेयर और एनकरेजमेंट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ। यानी अलग अलग धर्मों को बढ़ावा दिया है, और लोगों की भलाई के बारे में भी उन्होंने काम किए हैं। अब बात करते हैं इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक्स। यानी इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक्स का मतलब क्या हुआ। ये तो देखो हमने मोरियंस के बारे में बात की। मोरियंस के अलावा जो एरिया था, ठीक है, मगधा के से नीचे जो मोरियंस के अलावा, मोरियन एम्पायर के अलावा जो एरिया था साउथ का, चोलास, चेराज एंड पांड्याज, उनके बारे में बात कर ली। लेकिन जैसे ही मोरियन डिक्लाइन हुए, तो उस टाइम जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वो काफ़ी वीक था, तो वहाँ से इन्वेडर बहुत हमें देखने को मिले हैं। वहाँ से इन्वेजन हुआ बाकी जो अलग अलग कंट्री के लोगों का। तो सबसे ज़्यादा हमने बात की थी, जैसे बीच में चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, अलेक्जेंडर के बारे में बात की थी। तो जो अलेक्जेंडर था वो क्या था कि वो जैसे जैसे बैटल्स करता जा रहा था और अपने पीछे जो उसने एरियाज कॉन्क्योर कर लिए थे, तो उसमें कौन रह जाते थे, वो अपने स्टेप्स को छोड़ देता था। ठीक है, तो उसी से उसके बारे में ही आगे बात करते हैं, कैसे क्या उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया था। Having completed our brief journey into south, it is time to return to the north. अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, एंड दे टू कंट्रोल इन द नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो वहाँ से अलग अलग इन्वेडर आए नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, जो कि उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट को, सेंट्रल को और नॉर्थ और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वाला पार्ट को भी अपने अंडर ले लिया था। तो अब हम बात करते हैं
Let us first examine the legacy of Alexander's brief campaign in the Indus Plain. यानी अब हम अलेक्जेंडर के बारे में बात करते हैं. While retreating from the areas he had conquered, he left steps behind. जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ा था कि जो अलेक्जेंडर था वो एरियाज को कॉन्क्योर करके वहाँ पे अपने स्ट्रेप्स छोड़ देता था. तो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया था अलेक्जेंडर तो पीछे जो उसके स्ट्रेप्स थे कुछ टाइम तो उन्होंने उनके लिए ऐसे लॉयलिटी से काम किया. थोड़े थोड़े दिनों के कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, अपना इंडिपेंडेंट डोमेन वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. और उन किंग्स को हमने किस नाम से बोलना शुरू किया, इंडो ग्रीक्स के नाम से जानना शुरू किया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज द एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ पे क्या किसने टारगेट कर दिया, किसका टारगेट हुआ, वहाँ पे किसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, इंडो ग्रीक्स के. अब यहाँ पे जैसे इंडो ग्रीक्स आ गए, मतलब फॉरेन कंट्री, अलग दूसरी कंट्री से इन्वेडर आए, तो उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, ग्रेट कल्चरल इंटरेक्शन लेड टू अ ब्लैंड ऑफ ग्रीक एंड इंडियन एलिमेंट. यानी इंडियन और ग्रीक कल्चर का मिक्स हमें देखने को मिलता है. इंटरेक्शन देखने को मिलती है किस किस डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, गवर्नेंस, आर्ट, लैंग्वेज एंड डेली लाइफ शेपिंग द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द रीजन. यानी यहाँ के जो जो रीजन में इन्होंने राज किया था इंडो ग्रीक्स ने, वहाँ पे हमें इंडियन और ग्रीक कल्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है. यहाँ की गवर्नेंस करने के पैटर्न में, यहाँ की आर्ट में, लैंग्वेज में, डेली लाइफ में हमें अलग अलग कल्चर का इन्वेजन और मिक्सिंग देखने को मिलती है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हेलियोडोरस पिलर्स के बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पेशली जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनमें. जो हेलियोडोरस पिलर्स हैं ये किसने बनवाए थे, ये इंडो ग्रीक्स ने बनवाए थे. और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये इंडो ग्रीक पिलर्स हमें हेलियोडोरस पिलर्स जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है, ये हमें विदिशा यानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं. और ये इस तरह का दिखाते हैं कि कैसे कल्चर का मिक्स हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ. द ग्रीक इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडो ग्रीक एम्बेसडर. मतलब जो हेलियोडोरस था वो कौन था, इंडो ग्रीक एम्बेसडर था. और इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में हमें क्या देखने को मिलता है, who is in his inscription praise वासुदेवा. उन्होंने वासुदेवा को प्रेज किया. वासुदेवा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है. उन्होंने इसमें वासुदेवा यानी श्री कृष्ण जी को क्या बोला है, गॉड ऑफ गॉड्स, यानी सभी भगवानों का भगवान. द इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑल्सो स्टेट्स 3 इमोर्टल सेप्ट्स यानी फुटस्टेप्स. इन्होंने 3 ना मिटने वाले परसेप्ट्स दिए हैं. व्हेन प्रैक्टिस लीड टू हेवन, अगर हम इनको फॉलो कर देते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी. फर्स्ट वन इज सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी अपने आप पे कंट्रोल, चैरिटी यानी दूसरों की भलाई, और कॉन्शियसनेस यानी mind, presence of mind. During excavation in North India, archaeologists have found many Indo-Greek coins. यानी excavation के थ्रू हमें बहुत सारे Indo-Greek coins भी देखने को मिले हैं, which have provided most of the information we have about these rulers. और इन्हीं coins की वजह की हेल्प से ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इंडो-ग्रीक रूलर्स के बारे में मिलती है. Those coins were made of gold, silver, copper and those coins were made of gold, silver, copper and nickel, and often portraying a king on one side and Greek deities on the other side. हाँ, मोस्टली जो इंडो ग्रीक्स हैं इनके कॉइन्स पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक साइड तो किंग की फोटो होती थी और उसके दूसरी साइड पे जो इनके ग्रीक डाइटीज थे यानी जो इनके भगवान थे उनकी फोटो देखने को हमें मिलती थी. और ये कॉइन्स हमें जो किस किस चीज़ों के मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल के भी हमें देखने को मिलते हैं. However, some coins instead depicting Indian deities like वासुदेव, कृष्णा एंड लक्ष्मी. हाँ, इवन कुछ कॉइन्स पे हमें वासुदेव श्री कृष्ण जी की फोटो वासुदेव श्री कृष्ण जी की
पोर्ट्रे भी मिलती है और इवन गॉडेस लक्ष्मी के बारे में भी देखने को मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों में क्या हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था, यानी यहाँ के कल्चर, यहाँ के आर्ट, यहाँ के स्कूल ऑफ थॉट्स इन डिफरेंट प्रैक्टिसेस में हमें इन मिक्सिंग और इंटरचेंजिंग देखने को मिलती है। The rule of Indo-Greek ended with the invasion of the Indo-Scythians. The rule of the Indo-Greeks ended with the invasion of the Indo-Scythians और शाकाज। अब जैसे ही शाकाज आए तो इंडो ग्रीक्स का चैप्टर क्लोज हो गया था, उनका खात्मा हो गया था। और ये आगे हम देखते हैं, What do you think might have been meaning the having deities like Vasudev, Krishna और लक्ष्मी on some Indo-Greeks? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। इन्वेजन हमें ये क्या दिखाता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू कल्चर्स एंड रिलीजन्स। अब द साकाज ऑल्सो इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अभी ये बता रहे हैं कि जो साकाज आए थे वो भी कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। and from the later part of the second BCE to the 5th century and approximately 700 years तक इन्होंने यहाँ पे राज किया। Their kingdom rose to the power after the Indo-Greek के बाद यही काफ़ी पावरफुल रहे and they were in power until the arrival of कुशाणाज। और ये कब तक पावरफुल रहे, जब तक कुशाणाज का एम्पायर नहीं आया था। It was during the period that the Shaka Samvat calendar was developed। और ये शाकाज जो आए थे इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया जिसको शाका सांवत कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इट इज 78 ईयर्स बिहाइंड द ग्रिगोरियन कैलेंडर। और जो हम कैलेंडर अभी फॉलो करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, उससे 78 ईयर्स पीछे है। एक्सेप्टेड फ्रॉम जनवरी एंड मार्च व्हेन इट इज बिहाइंड बाय 79 ईयर्स। It was adopted as the Indian National Calendar in 1957। और इसको इंडियन 1957 में इसको इंडियन नेशनल कैलेंडर भी माना गया था। अब बात करते हैं हम कुशाणाज के बारे में, एमरजेंस ऑफ कुशाणाज, यानी जो कुशाणाज का इन्वेजन हुआ तो उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। द कुशाणाज ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली इन 2nd century CE। मतलब जो ये इन कॉमन ईरा में ये आए हैं, 200 कॉमन ईरा में। इट इज एट इट्स पीक देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। यानी नॉर्दर्न इंडिया का काफ़ी कुछ पार्ट इन्होंने एक्वायर कर लिया और इसके अलावा ये सेंट्रल एशिया में भी अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर चुके थे। Their rule marked a period of extensive culture intermixing। अब जो इनके पीरियड में, इनके टाइम में तो बहुत ज़्यादा कल्चर में इंटरमिक्सिंग हमें देखने को मिलती है। एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। When he was not busy with his military campaign, Kanishka encouraged art and culture leading to the development of new artistic style। अब इनके टाइम पे जो यहाँ इनका जो मेन राजा था कनिष्क, उनके टाइम पे जब वो ज़्यादा मिलिट्री वगैरह में बिजी नहीं था तो उन्होंने आर्ट और कल्चर पर बहुत काम किया और नई आर्टिस्टिक स्टाइल को फॉर्म किया, डेवलप किया। अब ये देखो एक बड़ा सा स्टैचू यहाँ दिखाया गया है जिसकी हाइट 1.85 मीटर है और इसके क्लोथिंग, इसके वेपन, फुटवियर्स, ये हमें डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलते हैं। दिस फेमस हेडलेस स्टैचू इज ऑफ द किंग कनिष्का। ये माना जाता है ये किंग कनिष्क का ही स्टैचू है जो कि कुशाणाज का काफ़ी पावरफुल किंग रहा। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू रीड्स महाराजा अधिराजा देवपुत्र कनिष्का। और इसके स्टैचू पे क्या लिखा है, महाराजा राजाधिराजा देवपुत्र एंड देवपुत्र कनिष्का, दैट इज द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड कनिष्क। अब हम इन कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, इनको ध्यान से देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी कुछ इनके एम्परर, बिसाइड एम्परर के अलावा हमें यहाँ पे कुछ कुछ और देखने को मिलता है।
ऑन द फर्स्ट कॉइन, जो ये फर्स्ट कॉइन है, इसमें कनिष्का इज नाउ शोन होल्डिंग अ स्फीयर टाइटल्ड किंग ऑफ किंग्स। इनके हाथ में एक स्पीयर है जिसका टाइटल दिया गया है किंग ऑफ किंग्स। While the other side features Buddha with the inscription Buddha in Greek script। इसमें एक बुद्धा की पिक्चर दी गई है और यहाँ पे ग्रीक स्क्रिप्ट में बुद्धा लिखा गया है। On the second coin, the emperor appears on one side and the Shiva with the bull Nandi on the other side। इसमें emperor देखो यहाँ पे एक साइड पे ये एम्परर की पिक्चर दी गई है और दूसरी साइड पर ये क्या, शिवा और नंदी, भगवान शिव और नंदी की पिक्चर दी गई है। ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? वाई वुड अ पावरफुल रूलर फीचर्स बुद्धा एंड शिवा ऑन हिज कॉइन्स। अब बताते हैं क्यों जो वो इतना पावरफुल होते हुए भी बुद्धा और शिवा को अपने कॉइन्स पर इनकलकेट करते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज और उनकी प्रायोरिटीज को शो करते हैं। ठीक है। कैन यू फाइंड मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक करेंसीज। हाँ, अभी भी हमें अलग अलग नोटों पे अलग अलग उसको वैल्यू सिंबल्स देखने को मिलते हैं। द कुशाणाज हेल्ड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सिल्क रूट। अब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें कुशाणाज के टाइम पे देखने को मिलता है, क्या है वो? सिल्क रूट। ड्यूरिंग देयर रीजन ट्रेड ग्रो कनेक्टिंग इंडिया विद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड वेस्ट। यानी इस साइड हमारा जो इसके टाइम पे, कुशाणाज के टाइम पे एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। Continuing the trend set under the Indo-Greek ruler Kushana's art and architecture exemplified the Gandhar and Mathura school of art। अब नए नए स्कूल ऑफ थॉट्स हमें आर्ट्स देखने को मिलते हैं। जो गांधार एंड मथुरा है, ये क्या थे? स्कूल ऑफ आर्ट, यानी यहाँ पे आर्ट का काम हमें काफ़ी देखने को मिलेगा। The sculptures feature a variety of deities reflecting the peaceful coexistence of various schools of thought। यहाँ पे अलग अलग डाइटीज को पिक्चर्स हमें स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलेंगे। दिस इरा सो द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइटीज। इस इरा को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइटीज भी बोल सकते हैं, इरा ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइटीज, क्योंकि हमें काफ़ी सारे अलग अलग डाइटीज के स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सूर्य यानी द सन गॉड which looked more similar to humans, and the increase in the development of religious art laying the groundwork for later temple architecture in the subcontinent। यानी जो सन गॉड की पिक्चर बनी है वो कैसे दिखाई गई है? बिल्कुल ऐसे ह्यूमन जैसे। The Gandhar style, which emerged in the western region of Punjab, blended Greco-Roman elements with Indian features। यानी गांधार स्टाइल हमें यहाँ देखने को मिलती है। Most sculptures and artifacts from this tradition were crafted in intricate detail from grey black schist stone। यहाँ पे जो स्टोन यूज किया गया था वो कैसा कलर का यूज किया गया था? ग्रे ब्लैक कलर का। In particular, sculptures produce many fine Buddha images with realistic anatomy and flying robes। मतलब इनके जो रॉब्स हैं, जो क्लोथ्स थे, ऐसे फ्लाइंग रॉब्स दिखाए गए हैं, और जो इमेज है बुद्धा की बहुत ही रियलिस्टिक एनाटोमी, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट ह्यूमन के जो फीचर्स होते हैं उसी में दिखाए गए हैं। जैसे ये आपको 6.24 में इमेज दिखाई गई है। यहाँ पे ये जो इमेज है ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी दिखाई गई है। हेड ऑफ बुद्धिस्तवा और फ्यूचर बुद्धा फ्रॉम द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, नॉट द फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स। लाइक जो हेड है ये रॉब है, इसकी जो स्टाइल है वो भी थोड़ी सी ग्रीक स्टाइल है, ग्रीक फीचर्स में दिखाई गई है। अब यहाँ पे ट्रेड रूट को दिखाया गया है। द नेटवर्क मार्क्ड इन ग्रीन शोज द सिल्क रूट कनेक्टिंग चाइना एंड मेडिटेरियन वर्ल्ड एंड पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया, पर्शिया एक्सेट्रा। जो ये हमें ग्रीन में रूट दिखाया गया है वो कौन सा रूट है? सिल्क रूट है। ठीक है। जैसे ये सिल्क रूट है हमारा, यहाँ से ये मेडिटेरियन सी के थ्रू यहाँ से ये ग्रीन कलर में ये दिखाया गया है, कैसे ये हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से कनेक्ट है।
द मेन रूट ऑफ द सिल्क, अदर कैरेवन रूट एंड हाँ, अब यहाँ पे और भी अगर हम बात करें कैसे ये नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होके चाइना के थ्रू ये हमारे इंडिया को क्रॉस करते हुए अलग चाइना को क्रॉस करते हुए आगे निकल कर जा रहा है। इस रूट को हम बोलते थे सी रूट, सॉरी सिल्क रूट। द मथुरा स्टाइल डेवलप्ड इन द मथुरा रीजन। देखो हमने गांधार स्टाइल देखे हैं, दूसरा हम बात करते हैं मथुरा स्टाइल की, जो मथुरा रीजन में हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। is known for its distinct Indian style. Unlike the Gandhara style, it is primarily used red stone. वहाँ पे grey black stone था, यहाँ पे red stone का use किया जाता है for its sculpture and reflect less influence from ग्रीको रोमन्स। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो इंडियन ज़्यादा है, ग्रीक रोमन का जो रिफ्लेक्शन है वो कम देखने को मिलता है। This art form is known for its depictions of Indian deities including Kuber, Lakshmi, Shiva, Buddha, Yakshas and Yakshanis, and generally produce fuller figures with soothing, smooth modeling। अब यहाँ पे जैसे जो इंडियन गॉड्स को, इंडियन डाइटीज को दिखाया गया है और ये फुलर फिगर्स में शो किया, यानी पूरे फिगर्स शो किए गए इनके। जैसे ये जो अगर हम ये पिक्चर की अगर बात करें तो ये किसके बारे में बताई गई है, कुबेरा के बारे में, जिसको हम गॉड ऑफ वेल्थ बोलते हैं। ये भी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे मोस्टेस को दिखाया गया, द मोस्टेस इज अ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ सम इंडियन स्कल्पचर्स, यानी ये हम मोस्टली इंडियन स्कल्पचर्स में ही दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मथुरा स्टाइल है वो इंडियन कल्चर पे ज़्यादा फोकस है, और जबकि जो गांधार स्टाइल है वो ग्रीक के कल्चर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आगे हम बात करते हैं, डिस्पाइट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स द पीरियड सो रिमार्केबल कल्चरल एक्सचेंज एंड एसिमिलेशन। जैसे पावर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे ही, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो किंगडम थे वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करना चाहते थे, तो जो इंडो ग्रीक थे वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करना चाहते थे। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल्चरल एक्सचेंज हमें काफ़ी देखने को और उनका जो ब्लेंड है वो देखने को मिलता है। द शेयर्ड हेरिटेज इज एविडेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और ये हमें आर्ट और आर्किटेक्चर यानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके फॉर्मेशन में, स्तूपास के फॉर्मेशन में ज़्यादा दिखता है। विद स्टाइल इंटरेक्टेड बट विद द डोमिनेंस ऑफ इंडियन थीम्स, लेकिन ये इंडिया में जो हमें मिले हैं इनके एविडेंस, उनमें इंडियन थीम ज़्यादा डोमिनेट करती है, स्पेशली हिंदू एंड बुद्धिस्ट वन। इट वॉज ऑल्सो द एज व्हेन संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड, मतलब इन्होंने भी संस्कृत को बढ़ावा दिया था। विद इन पर्टिकुलर द कंपोजिशन ऑफ मेजर इंडियन टेक्स्ट सच एज महाभारत एंड रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और इसी टाइम पे हमारी जो बुक है लिटरेचर है महाभारत और रामायण वो लिखी गई हैं, जो कि हम कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, संस्कृत में। Recognizing these connections encourages us to view this tapestry of the past not as confined to any one kingdom or the ruler, but as a dynamic process that works through interaction and assimilation over time। मतलब कि जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कैसे एक किंगडम दूसरे किंगडम के से जो चीज़ें इंटरमिक्स हुई हैं, इंटरेक्ट हुई हैं और उनका एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग हुई है, और टाइम टू टाइम चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी हमें डिफरेंट बुद्धास की और अलग इंडियन कल्चर की पिक्चर्स, स्टैचूज हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। देखो ये जो गांधार स्टाइल में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, बुद्धा की ज़्यादा हैं इमेजेस, और वो कैसे कलर के हैं, ब्लैक कलर की हैं, जबकि जो मथुरा स्टाइल है उसमें रेड कलर के स्टोन से बनाई गई हैं और जनरली फुल फ्लेश्ड हैं, जैसे श्री राम जी की बनाई गई हैं। जैसे 6.27 ये बुद्धा के डेथ के टाइम, जैसे यहाँ के लोग ऐसे दुखी हुए दिखा रखे हैं, बुद्धा के डेथ का सीन है। ठीक है, सेकंड में बुद्धिस्ट मैत्रेय के बारे में दिखाया है, बुद्धिस्ट के बारे में दिखाया गया है। और
तीसरे में जो थर्ड इमेज है शिवालिंगा बीइंग वर्शिप्ड बाय कुशाणास डिवोटी, इसमें जैसे भगवान शिव को यानी जो ये शिवलिंग है इसकी पूजा करते हुए दिखाए गए। ऑल्दो ये रामायण का ही डिपिक्शन है, ठीक है। कनिष्क और कार्तिकेय द गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे दिखाया गया है, भगवान कार्तिक को दिखाया गया है। अग्नि, गॉड ऑफ अग्नि, फायर, ये सब दिखाए गए हैं। और स्टैंडिंग बुद्धा की भी इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। तो यही देखने को मिलते कैसे में बुद्धिज्म और इंडियन जो हिंदुइज्म का बढ़ावा फ्लरिश होते हुए दिखते हैं, और अलग अलग स्टाइल की आर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम इसको समराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टाइमलाइन ड्रॉ की गई है, एक टाइमलाइन ड्रॉ की गई है 200 BC से 300 CE तक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो चेदीज थे वो हमें सिर्फ फर्स्ट BCE में देखने को मिलते हैं, जो शुंगास से वो सेकंड से फर्स्ट BCE देखने को मिलते हैं, और जो हमें फिर एंडोग्रिक्स देखने को मिलते हैं वो सेकंड BCE टू C, मतलब C में भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग टाइम से ही। और शाकाज भी हमें लाइक फर्स्ट CE तक ही देखने को मिलते हैं। बट जो सातवाहनाज हैं, चोलास, चेराज, पांड्याज हैं, वो हमें सेकंड BCE से थर्ड CE तक देखने को मिलते हैं। और जो कुशाणाज हैं वो हमें ओनली CE में देखने को मिलते हैं। जो कुशाणाज हैं वो सिर्फ हमें CE में देखने को मिलते हैं। और जो जैसे सतकर्णी है, जो ये हमने सातवाहनाज के बारे में बात करें, जो सतकर्णी राजा थे जो अपनी मदर के नाम से जाने जाते थे, वो हमें सेकंड BCE से BC से थर्ड CE तक देखने को मिलते हैं। और हमें फिर CE के पीरियड में राजा कनिष्क है वो देखने को मिलते हैं, और राजा करिकाल भी देखने को मिलते हैं। और जो खारवेल है वो भी हमें बिफोर कॉमन एरा में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये दोनों ही चैप्टर ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से जो अगर काफ़ी क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, संगम लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंपली इसका मतलब क्या था। कलेक्शन और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पोएम्स इसको बोले जाते हैं। ये एक एसोसिएशन थी। फिर किन किन राजाओं ने इसको सपोर्ट किया था, तो जो चोलास, चेराज एंड पांड्याज थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर कलनई डैम के बारे में पूछ सकते हैं, और हमें ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से किंगडम को पर्ल्स के लिए जाना जाता था, जो कि पांड्याज को पर्ल्स के लिए जाना जाता था। और ये कोवलन और कनग्गी की स्टोरी से भी हो सकता कुछ क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ये पूछ सकते हैं जो अलग अलग फ्लैग है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और चेडीज के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से किंगडम ये कौन से एरिया में है, तो ये कलिंगा से हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट किंग कौन था, तो खारवेल उनका मेन जो एम्परर रहा है, और वो जैनिज्म का डिवोटी था। ठीक है, इनके टाइम पे हमें उदयगिरी और खंडगिरी केव्स देखने को मिलते हैं, और जिन पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, तो आप फर्स्ट वीडियो वो पार्ट भी ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही।